नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में अंतिम चरण के चुनाव की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में मचे बवाल की, जानेंगे देश में कहां लगे गो बैक मोदी के नारे। महाराष्ट्र के राज्यपाल पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। बात करेंगे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती दूरियों की, महंगाई को लेकर विपक्ष के सवालों की और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान के बाद अब देश के दूसरे राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू करने की उठी मांग। छत्तीसगढ़ में भी जल्द लागू हो सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान सरकार ने इस साल से लागू कर दी है योजना। यूपी चुनाव रिजल्ट से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले, वोट की पहरेदारी के लिए तैयार हैं किसान, बीजेपी के छलिए नेताओं पर नहीं है भरोसा। जनता पर पड़ेगी महंगाई की मार, जीएसटी के टैक्स स्लैब में होगा बड़ा फेरबदल। जीएसटी परिषद 5% वाले स्लैब को बढ़ाकर 8% करेगी। चेन्नई और कोलकाता के मुकाबले के साथ होगा आईपीएल 15 का आगाज। 26 मार्च को होगा मुकाबला, 29 मई को खेला जाएगा फाइनल। इस बार आईपीएल में खेलेंगी 10 टीमें। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में कल यानी सोमवार को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। दांव पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी है। इसके साथ ही पीएम मोदी और अखिलेश यादव की परीक्षा होनी है, क्योंकि अंतिम चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से पीएम मोदी और सपा चीफ अखिलेश यादव की संसदीय क्षेत्र की सीटें भी शामिल हैं। तो कल के मतदान को लेकर क्या है तैयारियां और किसके हैं क्या दावे, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग कल 7 मार्च को होगी। इस दौर में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान है, जिनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही शामिल है। अंतिम चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में जिन सीटों पर सभी की नजरें हैं उसमें आजमगढ़ सदर सीट पर सपा के दुर्गा प्रसाद यादव और बीजेपी से अखिलेश मिश्रा के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। मऊ सीट पर सुभाषपा के अब्बास अंसारी और बीजेपी से अशोक कुमार सिंह के बीच कड़ी टक्कर है। जहुराबाद सीट पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, बीएसपी से शादाब फातिमा और बीजेपी से कालीचरण राजभर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मोहम्मदाबाद सीट पर बीजेपी की अलका राय और सपा से सिबकतुल्ला अंसारी के बीच कड़ी टक्कर है। वाराणसी कैंट सीट पर बीजेपी से सौरभ श्रीवास्तव और सपा से पूजा यादव के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अब अगर बात करें 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो इन 9 जिलों की 54 सीटों में से बीजेपी ने 29, सपा ने 11, बीएसपी ने 6, सुभाषपा ने 3 और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। आपको बता दें कि सुभाषपा ने पिछला चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार वे सपा के साथ मिलकर लड़ रही है। वहीं निषाद पार्टी ने पिछला चुनाव अकेले लड़ा था। इस बार वो बीजेपी की गठबंधन सहयोगी है। आखिरी चरण के मतदान से पहले सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में धर्म का मुद्दा भी खूब भुनाया गया। बीजेपी जहां धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी का झंडा लिए अखिलेश भी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। काशी में पीएम मोदी का दांव दोहराकर अखिलेश ने साबित कर दिया कि वो अब बीजेपी को उसके ही गढ़ में मात देने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर बीजेपी की घेराबंदी करने का काम किया। 7वें चरण में सबसे अधिक बाहुबली और धनबल प्रत्याशियों का बोलबाला है। नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 7वें चरण में भी तमाम सियासी दलों ने दागियों और बाहुबलियों को बढ़ चढ़कर टिकट थमाया है। यूपी चुनावों में इस बार बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। शुरुआत में गर्मी निकालने वाले बीजेपी नेता अंतिम दौर तक आते आते माफी की मुद्रा में पहुंच गए हैं। यूपी में जो संकेत मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे। वैसे बीजेपी के लिए बुरे संकेत पश्चिम बंगाल से भी मिल रहे हैं। यहाँ पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और अब पार्टी के कद्दावर नेता की बगावत के संकेत भी मिलने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमल खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता के गढ़ से उसके लिए लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं। जहां पहले विधानसभा चुनाव में उसे हार मिली, तो वहीं उपचुनाव में भी जनता ने दीदी का साथ देकर बीजेपी को निराश किया। वहीं अब निकाय चुनाव में भी उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस चुनाव में ममता का ऐसा डंका बजा कि बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। इस हार ने पार्टी को चिंता में डाल दिया, जिसके बाद उसके भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब बंगाल में अपना वजूद बचा पाएगी बीजेपी। इन सवालों के जवाब तलाशने हार की समीक्षा के लिए पार्टी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें दिग्गजों की गैर मौजूदगी ने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया। समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी, अमित मालवीय, दिनेश त्रिवेदी समेत
मुख्य नेताओं ने शिरकत की, लेकिन टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बैठक में मौजूद नहीं थे। निकाय चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर में आई कमी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी थी। दरअसल 2021 के विधानसभा चुनावों में 77 सीटों की जीत के बाद नगर निकाय चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर में भारी गिरावट देखी गई है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि टीएमसी और वाम दलों के बीच छिपे हुए गठबंधन की वजह से बीजेपी के वोट शेयर में कमी आई। सुकांत मजूमदार ने इस छिपे हुए गठबंधन को फिश फ्राई कहा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जब टीएमसी धांधली करती है तो वो बीजेपी को 8 वोट और सीपीएम को 2 वोट देती है। वो मूल विपक्ष को खत्म करने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। अब बीजेपी के नेता ने हार का ठीकरा तो टीएमसी के सिर फोड़ दिया, लेकिन जब उनसे शुवेंदु अधिकारी के नदारद रहने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी जरूरी काम में थे। अब भले ही बीजेपी ने दिग्गजों की गैर मौजूदगी पर पर्दा डालने की कोशिश की हो, लेकिन सियासत में सवाल तो उठने लाजमी है कि विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी बैठक में मौजूद क्यों नहीं थे। क्या वो फिर से ममता के साथ जाने की तैयारी में हैं? ये सवाल बीजेपी को बड़ा झटका भी दे सकता है। पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को टीएमसी से तोड़कर अपने पाले में किया था, लेकिन बंगाल में बीजेपी की किस्मत नहीं बदल पाई। चुनावों के बाद तो बीजेपी छोड़ने वालों की लाइन लग गई है। ऐसे में सवाल है, क्या अधिकारी भी बीजेपी छोड़ रहे हैं? सवाल पीएम मोदी की लोकप्रियता पे भी उठ रहे हैं। पीएम आज महाराष्ट्र पहुंचे, लेकिन यहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जब से एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई है, तभी से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन बीजेपी पर जमकर हमला बोल रही है। केंद्रीय एजेंसियों को मोदी सरकार का गुलाम बताया जा रहा है। एमवीए में शामिल पार्टियां पीएम मोदी की तुलना हिटलर से और केंद्रीय एजेंसियों की तुलना हिटलर की नाजी सेना से कर रही है। ऐसे में जब पीएम मोदी आज पुणे पहुंचे तो एमवीए गठबंधन ने पीएम मोदी के दौरे का बहिष्कार कर दिया। पीएम मोदी के विरोध में लोग काले कपड़े पहनकर गो बैक मोदी के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जगह जगह पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एमवीए नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जो भी बीजेपी के खिलाफ या उनके झूठ से पर्दा उठाने का काम करता है, सरकार उसे सलाखों के पीछे भेज देती है। एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार बीजेपी की नाकामियों को गिनाने का काम कर रहे थे, जो बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आया। इसलिए बीजेपी की हिटलर एजेंसियों ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले, हम इसका जवाब देंगे। आज बीजेपी सरकार में है, लेकिन कल कोई और कुर्सी पर बैठेगा, तब बीजेपी के नेता जेल में होंगे। इतना ही नहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी आधे अधूरे काम का उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी पुणे मेट्रो का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? अभी तो काम भी पूरा नहीं हुआ है। करीब 1 महीने पहले मैंने मेट्रो रूट का दौरा किया था। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। जिस रूट का वो उद्घाटन कर रहे हैं उसका काम भी पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने पुणे को मेट्रो की सौगात दी। 12 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का उद्घाटन किया और शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मोदी के स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचे और न ही मेट्रो के उद्घाटन के दौरान मौजूद थे। महाराष्ट्र में बीजेपी और सत्ताधारी एमवीए गठबंधन के बीच तकरार तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसमें हंगामा मचा हुआ है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 3 मार्च को हुई थी, लेकिन राज्यपाल अभिभाषण नहीं पढ़ पाए और वापस चले गए। इसे लेकर अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र सत्ताधारी एमवीए गठबंधन और विपक्षी दल बीजेपी के बीच तकरार तेज होती जा रही है। नेताओं की बयानबाजी भी खूब हो रही है। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर हमला बोला है और कहा, राज्यपाल कोश्यारी ने जिस तरह से सदन में अपना भाषण बीच में छोड़कर चले गए और राज्यपाल जिस तरह के काम कर रहे हैं वो बीजेपी के निचले दर्जे की राजनीति है। पवार का ये बयान तब आया जबकि 3 मार्च को बजट सेशन की शुरुआत से पहले राज्यपाल कोश्यारी विधानसभा छोड़कर चले गए थे। दरअसल राज्यपाल के सामने सदन में नारेबाजी चल रही थी। इसके बाद राज्यपाल नाराज होकर सदन छोड़कर चले गए थे। इस घटना के बाद से महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई है और आपस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राज्यपाल के इस रवैये पर कार्रवाई करने की मांग की है। पवार ने कहा, महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में मैंने कई महान लोगों को देखा है,
जिसमें श्री प्रकाश और पीसी अलेक्जेंडर शामिल हैं। इस सूची में भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी जुड़ गया है। वह निचले दर्जे की राजनीति का उदाहरण बन गए हैं। कई बार उन्होंने राज्य सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी किया है। बीते वर्ष उन्होंने 12 एमएलसी बनाए, जो कि केंद्र सरकार के इशारे पर बनाए गए थे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं। केंद्र को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए और महाराष्ट्र में दूसरा राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से लोकतंत्र और स्वतंत्रता की छवि धूमिल हो जाती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के कुछ नेता राज्यपाल को टारगेट कर रहे थे। राज्यपाल संविधान के मुताबिक ही काम कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही थी। फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है और नेताओं के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कोशिशों के बीच बिहार में विपक्षी एकता मुश्किल में दिख रही है। दरअसल बिहार में विधान परिषद के चुनावों का ऐलान हो चुका है और इन चुनावों में महागठबंधन में दरार दिखाई देने लगी है। आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद कांग्रेस ने भी अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने 8 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसा करके कांग्रेस ने अपने पूर्व सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल को संकेत दिया कि वो चुनावी मुकाबले में हथियार नहीं डालने वाली है। कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद शनिवार को 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर ने कहा है कि हम समझते हैं ये पहली सूची है, अन्य सीटों के लिए और नामों की जल्द घोषणा की जाएगी। कांग्रेस ने जिन सीटों के लिए नाम तय किए हैं उनमें एक पश्चिमी चंपारण से मोहम्मद अफाक अहमद का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। कांग्रेस ने साल 2015 में ये सीट जीती थी, लेकिन उसके विधान परिषद सदस्य पिछले साल जेडीयू में शामिल हो गए थे। 2021 के अक्टूबर में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की आपत्ति को दरकिनार करते हुए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इसके बाद दोनों दलों के बीच तल्खी काफी बढ़ गई थी। आरजेडी ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई थी। आरजेडी इस बार विधान परिषद की 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 1 सीट सीपीआई एमएलए के लिए छोड़ दी है। एनडीए ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी 13 और जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 4 अप्रैल को वोटिंग होगी। विधान परिषद चुनाव के लिए 9 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। उम्मीदवारों की नामांकन करने की अंतिम तारीख 16 मार्च है। 4 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव का नतीजा 7 अप्रैल को आएगा। बिहार विधान परिषद चुनावों में अभी 1 महीने का वक्त है, लेकिन इससे पहले यूपी विधानसभा सहित 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव नतीजे कुछ भी रहें, लेकिन ये तय है कि चुनाव नतीजों के बाद आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। सरकार भी इसकी ओर इशारा कर रही है। विपक्ष तो सरकार पर महंगाई को लेकर तंज कस रहा है। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। ओवैसी की माने तो पेट्रोल और डीजल के दाम 7 मार्च या फिर 10 मार्च के बाद बढ़ जाएंगे। सरकार इसके पीछे यूक्रेन विवाद का हवाला देगी, क्योंकि बीजेपी को लंबी लंबी बातें छोड़ने की आदत है। चुनावी रैली में ओवैसी ने बीजेपी समर्थकों पर निशाना साधते हुए पूछा, क्या उनकी गाड़ी में पेट्रोल मोदी भरवाते हैं? ओवैसी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक बात याद रखना कि 7 तारीख की रात में या फिर 10 मार्च की सुबह आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा होगा। बोले कि यूक्रेन में ऐसा हुआ, कुछ भी लंबी लंबी छोड़ देते हैं, बहाना बना देते हैं कि ऐसा हुआ, पर बेचारे बीजेपी भक्त कहेंगे कि नहीं, मोदी जी ने सही किया। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ने को लेकर केंद्र पर तंज कसा है। राहुल ने कहा कि लोगों को अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लेना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। सपा ने भी इसे लेकर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जन विरोधी भाजपा ने जाते जाते जनता को दिया महंगाई का जख्म। होली के पावन पर्व से पहले अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरी भरने के लिए 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए रिफाइंड के दाम। 7वें चरण के मतदाता देंगे इसका जवाब। 10 मार्च भाजपा साफ। महंगाई को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो संकेत देना भी शुरू कर दिया है। राजनाथ ने कहा कि आगे पेट्रोल और डीजल के दामों पर असर दिख सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत गुरुवार को $120 प्रति बैरल के पार चली गई थी, जो बीते 9 सालों में सबसे ज्यादा है। हालांकि शुक्रवार को इसकी कीमत थोड़ी घटकर $111 प्रति बैरल पर आ गई है। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमत में उछाल को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट की। भारत ने मोहाली टेस्ट में श्रीलंका को 1 पारी और 222 रनों से हराकर टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला 12 मार्च से बेंगलुरु में होगा। इसके साथ ही आज आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ, जहां भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को मात दे दी। तो क्रिकेट के मैदान में आज कैसे जीती भारतीय टीम, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत श्रीलंका के बीच मोहाली में खेला गया टेस्ट 3 दिन में ही समाप्त हो गया। श्रीलंका की पहली पारी आज लंच से पहले 174 रनों पर सिमट गई और दूसरी पारी दिन का खेल समाप्त होने से पहले 178 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। दोनों पारियों में जडेजा ने कुल 9 विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने 175 रनों की पारी भी खेली। एक ही टेस्ट में 175 रन और 5 विकेट लेने वाले जडेजा भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। जडेजा के अलावा रविचंद्रन अश्विन ने मैच में 7 विकेट लिए। आज सुबह श्रीलंका की पहली पारी 174 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन खिलाया, लेकिन श्रीलंका की दूसरी पारी की शुरुआत भी खराब रही। लहिरू थिरिमाने बिना खाता खोले ही आर अश्विन की गेंद पर आउट हो गए। अश्विन ने ही पथुराम निसाका को 6 रन पर आउट कर श्रीलंका को दूसरा झटका दिया। श्रीलंका बल्लेबाजों ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पूरी पारी 178 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका ने तीसरे दिन के खेल में अपने 16 विकेट गंवाए। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच भी मुकाबला हुआ। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 245 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवर में 137 रनों पर ही सिमट गई। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।